नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसटी त्रिपाठी। आदिवासी बहुल क्षेत्र की सीटों पर दमदार प्रदर्शन के बल पर लगातार 15 साल तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही भाजपा ने अब आदिवासी वोट बैंक के छिटकने को गंभीरता से लिया है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने आदिवासी बहुल बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में चिंतन शिविर के आयोजन के लिए चुना है। बस्तर के साथ सरगुजा संभाग भी चिंतन शिविर के लिए प्रस्तावित स्थलों में शामिल था, लेकिन इस दौरान इसमें बस्तर को वरीयता दी गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हालांकि अभी 2 साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन भाजपा की मंशा बस्तर में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाकर चिंतन शिविर के जरिए भविष्य के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने की है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिवसीय चिंतन शिविर होगा। इसके अमले दिन 2 सितंबर को संभागीय स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन की पहले कोई योजना नहीं थी, लेकिन बाद में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने और चुनावी तैयारी को लेकर मार्गदर्शन की मंशा से इसे भी चिंतन शिविर के साथ जोड़ दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस शिविर के रास्ते सत्ता के वास्ते जाने की रणनीति बना रही है भाजपा। चर्चा आज इसी मुद्दे को लेकर होगी कि क्या है चिंता पर चिंतन। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में रुचि रखने वालों के बीच एक कहावत प्रचलित रही है कि प्रदेश की सत्ता की चाबी बस्तर की 12 सीटों से होकर ही गुजरती है। शायद यही कारण है कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर हुकूमत करने वाली भाजपा एक बार फिर बस्तर पर फोकस कर रही है। भाजपा ने अपना मिशन बस्तर शुरू कर दिया है। भाजपा अगले महीने की शुरुआत में ही बस्तर में 2 दिनों का एक बड़ा चिंतन शिविर आयोजित करेगी। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आखिर बीजेपी को अब क्यों बस्तर की याद आ रही है। क्या भाजपा अब उन गलतियों को सुधारने का कार्य कर रही है जिन गलतियों के चलते पार्टी को बस्तर संभाग, जो कभी भाजपा का गढ़ कहा जाता था, उसके ही संभाग में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। चर्चा को विस्तार दे उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपचुनाव के लिए लगभग 2 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2018 से पहले बस्तर के मजबूत रहने वाली बीजेपी नए सिरे से बस्तर में अपनी जमीन तलाशने में लगी है, क्योंकि उसे पता है अगर सत्ता में वापसी करनी है तो मिशन 2023 से पहले मिशन बस्तर शुरू करना होगा। इसको लेकर भाजपा ने आगामी चुनाव और पार्टी की राजनीति के मद्देनजर बीजेपी 2 दिनों का चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है। चिंतन शिविर के लिए पार्टी ने बस्तर को चुना है। 2003 में विधानसभा चुनाव के लिए हुए पहले चुनाव में 12 में से 9 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिली। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। साल 2008 के चुनावों में 12 में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती। इस दौरान कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 और बीजेपी को महज 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इस इलाके की 11 सीटें जीती थी। बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद उपचुनाव हुए। ये सीट भी कांग्रेस की ओर से देवती कर्मा ने छीन ली, और यही वजह है कि भाजपा बस्तर में वापसी करना चाहती है, ताकि 2023 के चुनाव में वो 12 सीटों वाले बस्तर के सहारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ की 90 सीटें पाने के मिशन में एक मजबूत जनादेश पा सके। वहीं इस शिविर को लेकर कांग्रेस के द्वारा कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी गतिविधियां क्या हो, आने वाले 2023 में सफलता कैसे मिले, तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं जिन विषयों को लेकर के चर्चा होगी। भाजपा को न बस्तर से न छत्तीसगढ़ से किसी से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें केवल सत्ता की चिंता है। ये चिंतन शिविर सत्ता का चिंतन के लिए आयोजित किया जा रहा है। राज्य गठन से पहले बस्तर को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से चुनावी आंकड़े बताते हैं
कि बस्तर में मतदाताओं ने कभी एक दल पर निष्ठा नहीं जताई। समय समय पर विधानसभा सीटों के बदलते परिणाम इसका उदाहरण हैं। लेकिन इस वक्त प्रदेश की ज्यादातर आदिवासी सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। ऐसे में बस्तर ने अपनी पकड़ मजबूत करना और जीत हासिल करना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। बल्याणी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने जी हैं। उपासने जी, आपका स्वागत है। साथ ही मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रामोता तिवारी जी। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उपासने जी से तो सवाल करेंगे चिंतन शिविर को लेकर, लेकिन बल्याणी साहब, लगता है जिस तरह से बस्तर में, आप भी जानते हैं, जो बस्तर में जिसकी सीट ज्यादा आती थी उसकी सरकार रहती थी। 2013 की बात छोड़ दे कि भाजपा अंबिकापुर के थ्रू, अंबिकापुर के माध्यम से सत्ता में आ गई थी। चिंता आपको भी सता रही है कि कहीं बस्तर में जिस तरह से भाजपाई सक्रिय हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ले बस्तर के माध्यम से। त्रिपाठी जी, हमको किसी प्रकार की चिंता नहीं है जी। और क्योंकि आदिवासियों के मन में गांधी परिवार के बाद अब भूपेश बघेल जी को लेकर, जी, भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किया है जी, उससे आदिवासियों के मन में हमारा विश्वास जम गया है। जी, बिल्कुल। जो हमने आदिवासियों को वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम किया है। जी। कुछ आपको परेशानी हो रही क्या? जो था हमारा बस्तर अंचल में, बल्याणी साहब, आपको कुछ परेशानी हो रही बोलने में? क्या रिवर्स आवाज आ रही है क्या? हाँ, रिवर्स आवाज आ रही है, रिवर्स आ रही है आवाज। जी 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 जी, निश्चित तौर पे। जी जी जी, बल्याणी ये साहब, बताना चाह रहा हूँ जी कि बस्तर के इलाके में जो जो आदिवासियों के साथ भूपेश बघेल की सरकार ने अपने घोषणा पत्र वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने में यह सरकार खरी उतरी है। जी। सबसे बड़ा जो काम था वहां पर, जो टाटा स्टील प्लांट की जो जमीन थी, अधिग्रहित जमीन, जी, उसको रमन सरकार ने लैंड पूल में डाल दिया था ताकि बाकी उद्योगपतियों को दे। और हमने वादा किया था कि हम उन जमीन को किसानों को वापस करेंगे। जी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहला काम वही किया कि बस्तर के आदिवासियों को उनकी जमीन वापस की। तेंदुपत्ता तोड़ाई की दर 2500 से बढ़ाकर 4000 की। पहले लघु वन उपज केवल 7 थी समर्थन मूल्य खरीदी की, उसको 52 तक ले गए। वहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम किया। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ाने का काम किया। वहां सिंचाई सुविधा बढ़ाने का काम किया है। और 4 लाख में से 2 लाख पट्टे के आवेदन कैंसिल कर दिए गए थे। आदिवासियों को जो पट्टे मिलने थे, उसको भूपेश बघेल सरकार ने रिव्यू करके उनको लौटाने का काम किया है। और वो बस्तर जो इलाका है वो नक्सली समस्या से ग्रसित है। जो निर्दोष आदिवासी जेल में बंद थे, जी, उसके लिए पटनायक कमीशन हमने स्थापित किया और लगभग 900 आदिवासियों को जेल से रिहा कराने का काम किया है। जी। वहां के आदिवासी नक्सली और पुलिस के बीच पिस रहे थे। जी। उस मामले भी पहल करके हम नक्सली समस्या का भी खात्मा करने की तैयारी में हैं। बिल्कुल। तो जो सारा आदिवासियों के मन में बल्याणी साहब, प्रतिबद्धता है। बल्याणी साहब, जब इतना सारा कुछ काम किया है तो फिर इनको चिंतन शिविर करने दीजिए। क्यों कांग्रेस ये कह रही है कि उनको कोई आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है, वो चिंतन शिविर सिर्फ है सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं? तो मतलब कांग्रेस अगर ये कह रही सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं, तो अगर वो बस्तर में चिंतन शिविर कर रहे हैं, बस्तर के आदिवासियों के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं, तो आप क्यों चिंतित हैं जब सारे इतना काम हो गए? तो नहीं त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी की कोई चिंता नहीं है जी। हमने केवल ये आगाह किया कि भारतीय जनता पार्टियों को आदिवासियों से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है जी। वो केवल सत्ता की खोज में वहां जा रहे हैं जी। चिंतन इस बात का होना चाहिए कि आज देश की जो आर्थिक स्थिति में जो बदतर हालत में हो गई है, पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। देश की सारी संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। रेल, सड़क, बिजली, रेल, पोर्ट, हवाई जहाज सब तो बेच रही सरकार। चिंतन भारतीय जनता पार्टी इस बात को करे कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा, कि 2-3 उद्योग घरानों में चले जाएगा।
यही तो चिंता करें, क्या चिंतन कर रहे हैं? चिंतन इसीलिए यहाँ तो बैठ के चिंतन करें शिविर राजधानी में। आयोजित किया है उपासने जी ने, इसलिए चिंतन शिविर आयोजित किया है कि बढ़ती महंगाई और इस सबके बीच में ऐसी चिंता की जाए कि आदिवासी वोट बैंक जो 2003 से उनके पास चला गया था वो फिर से वापस आए, बाद में आपने जो ले लिया है। उपासने जी, वाकई में इसके पहले चिंतन शिविर जब 15 साल सत्ता में रही आपकी तो कभी बस्तर में आयोजित किया है? और ये बात भी फैक्ट है कि ठीक है 2013 को छोड़ दें तो 2003 और 2008 दोनों ही चुनाव में बस्तर ने आपको सत्ता दिलाई थी। 18 में आपको उसने छोड़ दिया, 12 में से 11 ले गए बरलियानी साहब, तो आपकी सत्ता चली गई। चिंतन शिविर से निश्चित ही जी कांग्रेस को भय है। जिस प्रकार की बातें रहता है, सत्ता खोने का भय इनको ज्यादा रहता है। और जी। यहाँ पर की बात कर रहे हैं, सभी परिवार का हमारे ये कहते हैं कि अब गांधी जी का गांधी परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया। जी वो नहीं कहा हमने भाई। परिवार का वर्चस्व था तब तक के ठीक था। जी गांधी परिवार के बाद अब कह रहे हैं कि भूपेश जी का वर्चस्व इसलिए जीतेंगे। नहीं, उन्हीं की धारा को भूपेश बघेल ने आगे बढ़ाया है। ये स्वयं मान रहे हैं। जी स्वयं बात कर रहे हैं। और जहाँ तक चिंतन शिविर की बात है, भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हम पूरे प्रदेश में कभी कहीं पर कभी कहीं चिंतन शिविर करते हैं। जी। अपनी प्रदेश कार्य समितियां भी हम कभी बस्तर में करते हैं, कभी सरगुजा में कभी करते हैं, कभी रायगढ़ में करते हैं, कभी बिलासपुर में करते हैं। तो ये एक हमारी प्रक्रिया है कि हम स्थान स्थान पर जो है अपने संगठन को भी सक्रिय करने की दृष्टि से और वहाँ पर चिंतन शिविर के माध्यम, बस्तर में पहली बार कोई चिंतन शिविर नहीं हो रहा है। हरिराम जी कश्यप जब थे उस समय भी वहाँ पर चिंतन शिविर हुआ था, मैं भी उसमें शामिल था। तो वो चिंतन शिविर नहीं बलराम, ये कब की बात है उपासना साहब? चिंतन शिविर में हम पूरे कब की बात है ये? इसके हरिराम पहले जी जब थे मैंने वही समय चिंतन शिविर जो है वहाँ पर हमारी सरकार के समय हमने चिंतन शिविर किया था। जी। और सरकार के समय भी हम चिंतन शिविर करते हैं। जी। और हम जो है विपक्ष में है तब भी चिंतन शिविर करते हैं। निश्चित ही हम इस प्रदेश में हमारी बहुत बुरी स्थिति है। जी। हमारे संख्या बहुत कम है, हमारा जनाधार खस्ता है। हम निश्चित रूप से उस जनाधार को फिर से प्राप्त करने के लिए जी सभी प्रकार के विचार करेंगे जी। कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं। इस प्रदेश की सरकार ने झूठ बोलकर इस प्रदेश की सरकार ने सत्ता हथियाई है। आज जनता के साथ धोखाधड़ी की है। शराब का मामला हो, बिजली बिल का मामला हो, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, आदिवासी आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आज आदिवासी, आज नक्सल समस्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इन सब बातों पर हमको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी। आखिर हम इस प्रदेश में जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, उस गढ़ को हमने तोड़कर 15 साल राज किया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत, भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं के बदौलत, और हमने एक प्रकार से जिस प्रकार का जोगी शासन में, कांग्रेस के 3 वर्ष के शासन में आतंक का राज था, यहाँ पर किस प्रकार से झूठ का फरोख्त का राज था, खरीद फरोख्त की राजनीति थी, उन सब को तोड़ते हुए कांग्रेस का वर्षों पुराना गढ़ हमने तोड़ा। चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, सबको तोड़कर यहाँ पे 15 वर्ष राज किया। जी, उपासना जी, फिर हमको लगता है उपासना साहब, कहीं न कहीं हमको फिर से वो जनाधार वापस लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल झूठ बोलकर जो राजनीति उपासना साहब, उपासना जी जैसा बल्यानी जी ने जो बताया कि टाटा स्टील प्लांट की जो आपने जमीन दे दी थी टाटा स्टील प्लांट को, उसको उन्होंने वापस किया जो आदिवासियों के हित में था। तेंदू पत्ता को लेकर जो उन्होंने कहा कि हम तेंदू पत्ता तोड़ाई को लेकर हम कितना उनको पैसा दे रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा जो आदिवासी जो नक्सली होने के शक में जो जेल के अंदर हैं उनको वापस उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। इन मुद्दों के चलते आपने जो भी बात कही है उससे नहीं लगता है कि आदिवासी फिर से आपकी तरफ आ रहा है, अगर बल्यानी जी के मुद्दे सही है तो? देखिए, ये मुद्दे तो स्थायी नहीं रहते हैं और ये कोई बहुत बड़ा वर्ग नहीं है जिसको आप कह रहे हैं। जी। 700-800 आपको यदि आपने छोड़ा तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। जी आपने यदि उन जी बोलिए सर।
ये हो नहीं सकता कि कोई अनुकूल परिस्थितियां ही हैं। और ये जो तेंदुपत्ता की दरें है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तो हर सरकार आती है, हर समय बढ़ाती है। हमने भी बढ़ाया था, हमने भी बढ़ाया, उसको थोड़ा बहुत इन्होंने बढ़ाया। केंद्र ने जो निर्धारित दरें तय की, उससे थोड़ा बहुत आपने बढ़ा दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हर सरकार आती है तो स्वाभाविक रूप से तेंदुपत्ता की या वनोपज का तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और अभी केंद्र की सरकार ने जिन वनोपज में शामिल किया है बहुत बड़ी मात्रा में, उन वनोपजों को जो कभी आजादी के बाद शामिल नहीं हुए थे उनको भी वनोपज की श्रेणी में शामिल करके उनका भी समर्थन मूल्य निर्धारित किया। तो ये तो केंद्र की सरकार ने किया है, तो ये हम उन बातों को भी बताएंगे कि आखिर केंद्र की सरकार ने क्या किया है, मोदी जी की सरकार ने क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया है। और इस कांग्रेस की सरकार ने गरीबों के लिए जो बनाई गई योजनाएं हैं, आज 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य योजना जो गरीबों को मिलनी चाहिए वो आपने बंद कर दी। जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने आपके जेब में 50,000 रुपए के इलाज का कार्ड रखा था वो आपने छीन लिया। आपने उनको चरण पादुका छीन ली, आपने उनको जो 5 किलो चावल मिलना चाहिए उसमें भी आपने डाका डाला। ऐसे अनेक जो मामले हैं, पट्टों के मामले आज लंबित है, आज उस पर आप कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों को जो है हम भारतीय जनता पार्टी चिंतन शिविर में विचार करेगी कि आपने आदिवासियों के साथ कितना छलावा किया, पूरे प्रदेश की जनता के साथ कितना छलावा किया है। एक समन्वित एक रणनीति जो है, धारदार रणनीति, और उसे भय भी इसी का है। यदि इस चिंतन शिविर से कोई अमृत निकलता है तो निश्चित रूप से भय से ये ग्रसित है। इसलिए इस प्रकार से भय की अभिव्यक्ति ये इस प्रकार से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी चिंतन शिविर से। जी, भय निश्चित तौर पे अमृत निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से देखिए, जिस तरह तेल के भाव, बाकी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा शक है हमें कि अमृत निकल ही आएगा। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में भी आजकल वाहन चलाने लगे हैं लोग, ट्रैक्टर चलाने लगे हैं लोग। तो ऐसे में आप महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, खासकर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की, उस महंगाई पे किस तरह से चिंतन करेंगे और उसको किस तरह से वहां की जनता को आप बताएंगे कि हमने महंगाई क्यों बढ़ाई है। खैर तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी साहब, खैर ये चिंतन शिविर भाजपा का मैं पिछले लंबे समय से जान रहा हूं कि इनका समय समय पर चाहे सत्ता रही हो नहीं रही हो, चिंतन शिविर होता रहा है। लेकिन यहां सवाल इस बात को लेकर है कि बस्तर को, मुझे लगता है इस शिविर के माध्यम से बस्तर को फोकस किया जा रहा है। खासकर आप भी जानते हैं 12 सीटें, जब 42 और 48 और 46 और 40 का अंतर हुआ करता था तो ये बस्तर की सीटें ही बीजेपी को सत्ता दिलवाती थी। 13 में जरूर अलग था, 4 सीटें ही मिल पाई थी, बाद में वो चूंकि सरगुजा उलट गया था, इस कारण फिर से सत्ता में आ गई रमन सरकार। तो ये मुझे लग रहा है कि बस्तर में फोकस कर रहे हैं। इस बस्तर में फोकस करने से क्या भाजपा को फिर से आदिवासी वोट बैंक का सहारा मिलेगा? देखिए, बस्तर को लेकर जो चिंतन शुरुआत भाजपा ने की है उसके फोकस की है, ये फायदा होगा। फायदा ये होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में सरकार है और आदिवासी जो है वो किस तरह सोच रहा है जी, केंद्र सरकार के योजनाओं के प्रति, राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति, पूर्ववर्ती रमन सरकार के प्रति किस तरह नजरिया है जी, इस नजरिया को समझने का उचित अवसर आएगा। दूसरी बात, खुद भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जी, वो खुद विश्वास के साथ वापस सक्रिय हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर किसी प्रकार के असंतोष है तो एक मिल बैठकर बात करने के बाद सक्रियता आ सकती है जी। अभी चुनाव 2.5 साल है। तीसरी बात जो है, भाजपा में इस समय वहां पर बस्तर में जो जुझारू नेतृत्व, स्वीकार नेतृत्व और सक्रिय जो सर्वमान्य नेता, उसका बस्तर में अभाव है अभी इस समय जी। बस्तर भाजपा गुटबाजी से जूझ रही है जी। तो ऐसे में अगर भाजपा अपने अंदर की गुटबाजी को, अपने अंदर की अव्यवस्था को, अपने संगठन को समय रहते मजबूत करने के लिए इस चिंतन शिविर के माध्यम से अगर कदम उठाती है तो ये भाजपा को बेहतर तरीके से फायदा होगा और कल जो है सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हो सकती है। फिलहाल बस्तर में भाजपा कमजोर है, खुद उपासना जी स्वीकार कर रहे हैं, तो इस मजबूती के लिए कहीं न कहीं संवाद माध्यम है उचित। वहां पे आने वाली रिपोर्ट, अंदरूनी रिपोर्ट किस तरह आ रही है जी,
माओवाद के खिलाफ केंद्र सरकार क्या करने जा रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, वहां के लोगों के विकास के लिए जो योजनाएं चल रही है, क्या वो धरातल में पहुंच रही तो उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब को देखने का प्रदेश के नेताओं के अलावा वहां पर राष्ट्रीय स्तर के भी संगठन के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, आरएसएस के नेता पहुंच रहे हैं, तो भाई उनको भी देखने का अवसर मिलेगा और इस दिशा में सोचकर काम करने के लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार कर सकते हैं। तो इस चिंतन शिविर के माध्यम से अगर व्यापक तौर पर अगर भाजपा इसको समझना चाहती है और करना चाहती है, जो अभी भी उचित अवसर है, अभी अवसर खत्म नहीं हुआ है, भाजपा का काम कर सकती है बेहतर। अब किस तरह से काम कर रही, क्योंकि इसके पहले भूपेश सरकार है, वहां पर कई बड़े फैसले लिए हैं, वहां के आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के, उनको नेतृत्व देने की कोशिश की है। तो उसका मुकाबला करने के लिए इस तरह से चिंतन शिविर अलग अलग संभागों में आगामी दिनों होगा भी भाजपा का। उसकी शुरुआत बस्तर से हो रही है, आदिवासी इलाके से हो रही है, बिहार इलाके से हो रही है, तो वहां पर के लिए अगर अच्छी योजना और अच्छा प्लान अगर तैयार किया जा सकता है तो छत्तीसगढ़ के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल उपासना साहब, आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा आपके फोन की घंटी यहाँ तक भी पहुंच रही है। उपासना साहब बंद कर दीजिए, आपकी फोन की घंटी यहाँ भी पहुंच रही है। निश्चित वो फोन लगता कट गया है। घंटी जरूर बजनी चाहिए, लेकिन बस्तर की जनता और बस्तर के मतदाताओं तक घंटी बजेगी उपासना जी की तो ज्यादा बेहतर होगा। बलियानी साहब, उपासना जी ने आरोप लगाया है कि टाटा स्टील प्लांट की जो आपने जमीन वापस की है उसके दुष्परिणाम भी सामने हैं, और रहा सवाल इसका माओवादी नक्सलवाद, ये सब और ज्यादा बढ़ा है पहले से, और उसका एक बहुत बड़ा कारण वहां के एक भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक की हत्या। त्रिपाठी जी, उपासना जी के सारे आरोप बेबुनियाद और असत्य हैं। जिन भी जेल में जो बंद थे उनको रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पटनायक साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और पूरी छानबीन के बाद जो निर्दोष आदिवासी हैं उन्हीं को रिहा किया गया है। तो ये इनका कहना गलत है कि जिनको रिहा किया इसलिए नक्सल समस्या बढ़ी है। और नक्सल समस्या के लिए तो केंद्रीय गृह मंत्री ने भी वचन दिया था कि इसमें जॉइंट ऑपरेशन करके उसको समूल नष्ट किया जाएगा। लेकिन 2014 से लेकर आज तक कभी जॉइंट ऑपरेशन के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी भूपेश बघेल सरकार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ नक्सली समस्या पर अंकुश लगाने में सफल हो रही है। काफी घटनाओं में कमी आई है। उपासना जी का यह कहना कि हेल्थ के सेक्टर में हमने जो आयुष्मान कार्ड थे उसको बंद किया, वो गलत है। आयुष्मान कार्ड आज भी जारी है खूबचंद बघेल जी के नाम से, और पहले 5 लाख तक सुविधा थी, अब तो मुख्यमंत्री जी ने उसको 20 लाख तक सुविधा बढ़ा दी है। तो ऐसी कोई बात है नहीं। इनको चिंतन शिविर कर रहे हैं, और जो विधायक की हत्या की बात कर रहे हैं वो तो विधायक की हत्या इसलिए हो गई कि उन्होंने पुलिस को अतिला किए बिना, रोड ओपनिंग कराए बिना वो चले गए, इसलिए वो दुर्भाग्यजनक घटना हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो झीरम घाटी में लोग मारे गए इतने बड़ी, उसमें तो डॉक्टर रमन सिंह को मालूम था कि रोड किस रोड से रैली जा रही है। कोई सुविधा, कोई उन्होंने पुलिस की और सीआरएफ की कोई व्यवस्था नहीं की थी, और नक्सली हिंसा करके कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं को मार के चले गए। आज तक झीरम का सब सामने नहीं आ पाया, लेकिन एनआईए उसमें कोई सहयोग नहीं कर पा रही है। चलिए वो मुद्दा अलग कर रहे हैं, वो मुद्दा अलग है। लेकिन ये बात तो बलियानी जी आपको समझनी पड़ेगी कि जब इतनी बम्पर मेजॉरिटी मिलती है, एक्सट्रीम होता है, आप भी जानते होंगे, वो उसके बाद उसका रिवर्स भी होता है। ऐसे में अगर उपासना जी चिंतन कर रहे हैं तो मनन आपको भी करना जरूरी है कि किस तरह हम ये अपना वोट बैंक साधे रखें। और इस मनन के बीच में आप भले ही ये कहें कि मैंने आदिवासियों के लिए, मैंने तेंदू पत्ता से लेकर बहुत सारी बातें कही हूं, उनका मन कब भटक जाएगा इसका आपको भी निश्चित तौर पे अंदेशा नहीं हो पाएगा कि कब भटक सकता है। तो ऐसी स्थिति में मनन आपके लिए भी जरूरी है बलियानी साहब। तो त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी इस मामले में पूरी तरह सजग है
और मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब 5 साल हमने संघर्ष किया जी तो अब कांग्रेस संगठन का स्वरूप नया निखर कर आ रहा है जी। अब कांग्रेस पार्टी वैसी नहीं रह गई कि पहले प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे, अब ऐसा नहीं है जी। अब कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पर अब इतनी मजबूती के साथ खड़ी हो रही है हर क्षेत्र में जी कि पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। जी जी जी। और जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं जी लगातार हम लोग जीवन संपर्क में हैं अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ, और भूपेश बघेल के जितने भी काम काज हुए हैं जी, जो हमारी योजनाएं हुई हैं जी, उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा चिंतन मनन अपनी जगह चल रहा है, बूथ के लेवल पे वर्किंग चल रही है, इस मामले में हम बिल्कुल सजग हैं, दिल्ली जा रहे हैं बार-बार, सजग हैं हम लोग अपनी जगह। चलिए उपासना जी ये बोल रहे हैं क्या है कि दिल्ली जाना पड़ रहा है बार-बार। वही तिवारी जी ने जो बात कही है बीजेपी के लिए कि बीजेपी जो अलग अलग 3 दलों में, उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, जो गुटों में बटी है, चिंतन इस बात को लेकर कि पहले वो एकजुट हो, उस पे आप पे भी कमेंट्स कर रहे हैं, उपासना जी ताना दे रहे हैं दिल्ली को लेकर। उपासने जी अपने घर की चिंता करें, हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है, उसकी चिंता मत करिए। चलिए सब ठीक ठाक है उपासना जी उनके यहाँ। मारने की धमकी दे रहे हैं, विधानसभा छोड़ के जा रहे हैं। चलिए उपासना जी और क्या है उपासना जी, लेकिन चिंतन शिविर के दौरान कितना भी राष्ट्रभक्ति का मुद्दा आप उठाएं, लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरह से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस, जो निश्चित आप भी समझते हैं कि परिवहन से लेकर सब जगह उसका उपयोग होता है, तो हर चीज रोजमर्रा की चीज महंगी हो जाती है। इस चिंतन में किस तरह से आप इस बात को जनता को समझाएंगे कि भाई जो महंगाई हुई है कोरोना को लेकर हुई है, किस कारण हुई है, अगर कोरोना की लहर चली जाती है तो उसके बाद भी क्या पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम इतने ही रहेंगे, इन बातों को लेकर भी तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। देखिए निश्चित रूप से पूरे चिंतन शिविर में राष्ट्रीय नेतृत्व भी हाजिर रहने वाला है जी, और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा उन सब मुद्दों को जो कि छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, पूरे देश भर के लिए है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान समस्याएं हैं जी, आज उन समस्याओं से विपक्ष के नाते जी, हमारी भूमिका कितनी धारदार होनी चाहिए जी, उन सब बातों पर चिंतन करके जी, केवल एक ही मुद्दों पर इस प्रकार नहीं होता है। प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से सारी अव्यवस्थाएं, चाहे प्रदेश में आज गुंडागर्दी सरेआम चल रही है, महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है, हत्याएं लगातार हो रही है, लगातार जाने जा रही है, लगातार डकैतियां हो रही है, लगातार नक्सली लोगों को मार रहे हैं, तो इन सब बातों को जब इस प्रदेश सरकार की संगतियां हैं और हमारी जो कमियां हैं, उन सब कमियों पर हम विचार करेंगे। इसीलिए चिंतन कर रहे हैं कि उस चिंतन से हम निकलकर जो है इस मैदानी लड़ाई में और अपने संगठन को भी मजबूत करने की दृष्टि से, पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से, अभी कह रहे थे बस्तर में इनको तो पीड़ा थी कि एक विधायक क्यों चुन के आया, तो कैसे उसको समाप्त कर दिया जाए, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकी है सरकार, एक विपक्ष के विधायक। ये गलत है, ये तो अरे आपने पूरी सुरक्षा नहीं दी। चलिए ये मुद्दा उठेगा उपासना जी तो बात दूर तक जाएगी। उपासना साहब इस मुद्दे को रहने दीजिए, अगर इसको उठाएंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, पिछले साल तक चली जाएगी। खैर निश्चित तौर पर चिंतन करें, चिंतन इस बात को भी लेकर उपासना साहब होना चाहिए कि जो अलग अलग बीजेपी में कहीं से भी इस समय जो बीजेपी अनुशासनबद्ध कैडरबद्ध पार्टी कही जाती थी, उसमें कभी कहीं से भी आवाज आ रही, कभी दुर्ग से, कभी रायपुर के 2 जगह से, कभी सरगुजा तरफ से आ जाती है। इस पे जरूर चिंतन करने की आपको आवश्यकता है। तिवारी जी बहुत संक्षेप में इस चिंतन शिविर का कुछ परिणाम निकलेगा क्या? बहुत संक्षेप में, मेरा समय समाप्त हो गया है। तिवारी जी देखिए, बस्तर की सबसे बड़ी समस्या है माओवाद, नक्सलवाद। उसके लिए अगर इस चिंतन शिविर में केंद्र सरकार कोई व्यापक कदम अभियान चलाती है और नक्सल खत्म करने पर अगर दीर्घकालीन योजना बनाती है, और भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं वो इस चिंतन शिविर में केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि नक्सलवाद की जो लोग जनता पीड़ित है, आदिवासी पीड़ित है, उस क्षेत्र में विकास रुक रहा है, तो एक संयुक्त अभियान बहुत तेजी से चलाया जाए जी। इस दिशा में अगर प्रयास किया जाए और केंद्र सरकार से अनुग्रह किया जाए जी, तो ये चिंतन शिविर का सही मायने होगा
और तब भाजपा को सही फायदा होगा कि नक्सलवाद को सफाया करने का सही अवसर है। उसके लिए ठोस कदम उठाने का केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, राज्य सरकार किस दिशा में काम कर सकती है, ये लोगों की निगाह है, लोगों की चर्चा है कि जब कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गई, वहां पर की बड़ी समस्या खत्म करने की पहल की गई, तो छत्तीसगढ़ को नक्सली जो समस्या है उसके लिए जिस तरह से ठोस कदम उठाना चाहिए नहीं उठ रहा है। जी बिल्कुल। अगर उठाया जाए तो एक अलग कदम उठ सकता है, भाजपा को फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। तिवारी साहब, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उपासना जी आपका, बल्याणी साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बस्तर संभाग में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 12 में से 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि 2019 में हुए उपचुनाव में बची एक सीट भी कांग्रेस की झोली में आ गिरी। इस तरह 12 में 12 की सीटें अभी कांग्रेस के पास है, जबकि बस्तर के जरिए ही भाजपा सत्ता में आई थी और 15 साल तक राज भी किया। अब फिर से बीजेपी का फोकस अपने इसी गढ़ पर है। बीजेपी फिर से बस्तर के रास्ते सत्ता में वापसी की कोशिश शुरू कर रही है और इसका आगाज इस रणनीतिक चिंतन शिविर से हो रहा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अगर 15 साल प्रदेश की जनता की चिंता करती तो उसे आज चिंतन शिविर करने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 साल राज करने के बाद भाजपा 14 सीटों पर सिमट गई। वो कितने भी चिंतन शिविर कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।